नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गणित का टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि संक्रियाएं जो होती हैं। पहली बात तो ये संक्रियाएं क्या होती हैं, और दूसरी बात इन संक्रियाओं पे लगने वाले कुछ नियम होते हैं जैसे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, संवरक नियम, निरसन नियम, ये वगैरह वगैरह नियम होते हैं। कुछ योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम वगैरह इस टाइप के कुछ नियम होते हैं। तो पहले तो संक्रियाएं ही क्या होती हैं और उसके बाद दूसरी बात ये नियम कैसे होते हैं। तो ये बहुत ही डाउट रहता है यदि आप लोगों ने बचपन में मैथ थोड़ी कम अच्छे से पढ़ी है तब। बाकी अच्छे से पढ़ी है तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लास 8th के मैथ में NCERT में ही लगी रहती हैं। पहले तो NCERT कंपलसरी नहीं थी, अब तो हर जगह कंपलसरी हो गई है, तो ये सब बातें अलग चीज़ें हैं। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे संक्रियाएं होती क्या हैं, फिर उस पे ये जो नियम हैं उन पे बात करेंगे कि जो संक्रियाएं अपनी हैं उन पे कौन कौन से नियम लगेंगे, कौन कौन से नियम नहीं लगेंगे, इन सब पर डिटेल में बात होने वाली है। तो आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इससे कंपटीशन लेवल पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे 4 ऑप्शन में दे दिया जाए कि क्या ये संवरक नियम का पालन करता है या गुणन नियम या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इस तरह से आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन देकर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो टॉपिक का नाम यहाँ पे ऊपर डाल देते हैं, गणित की संक्रियाओं के नियम। तो ये हो जाती है अपनी मेन हेडिंग। तो गणित की संक्रियाएं, पहले गणित की संक्रियाएं होती क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं गणित की संक्रियाएं। गणित की संक्रियाएं, देखिए गणित में वास्तविकता 4 ही प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन और भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन 4 जो है मेन है वही हमें ध्यान में रखना है। तो एक इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा जिसे जोड़ कहा जाता है, और दूसरा ये माइनस जिसे घटाना कहा जाता है या अंतर या व्यवकलन आदि नामों से जाना जाता है। इसके लिए इनके जो विभिन्न नाम हैं उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर बनाई जा चुकी है, वही पहली वीडियो थी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके विभिन्न नाम आपको पता चल जाएंगे। ये गुणा का सिंबल होता है और ये भाग का। तो ये 4 प्रकार की अपने गणित की संक्रियाएं होती हैं। इसमें योग किया जाता है, अंतर निकाला जाता है यानी कि बेसिकली घटाया जाता है, और ये गुणा किया जाता है और ये भाग किया जाता है। तो ये इतनी सी बात हो जाती है। तो ये तो हो जाती है अपनी गणित की संक्रियाएं। तो इन्हीं संक्रियाओं पे कौन कौन से नियम लगते हैं वही हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर पहला नियम जो है अपना संवरक नियम, उस पर बात की जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं जो अपना पहला नियम है जिसे संवरक नियम कहा जाता है। संवरक नियम, जिसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये संवरक नियम क्या होता है, यानी कि जिसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि हम लोग एक कोई संख्या ले लेते हैं और बीच में कोई ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन, यानी कि जो गणित की संक्रियाएं 4 अभी हम लोगों ने देखी, एक संख्या लेंगे, बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि 2 संख्याओं के बीच हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। तो जो हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा एक तीसरी संख्या, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी यानी कि गुण एक ही तरह से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या ली, दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं अगर हम लोगों ने ली, तो जो इनका कोई भी हम नियम लगाएं, यानी कि योग लगाएं और गुणा भाग या घटाना लगाएं, तो इधर भी हमें एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त हो, तब हम कहेंगे कि ये संख्याएं अपने संवरक नियम का पालन करती हैं। अब जैसे देखिए एक हम लोग कोई सी भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 एक प्राकृतिक संख्या है, ले लिया, इस तरफ 3 ले लिए, एक प्राकृतिक संख्या है। अब इन तीनों पे हम लोग ऑपरेशन बारी बारी से लगाते हैं। तो जब हम लोग प्लस ऑपरेशन लगाते हैं तो ये 2 और 3 मिलकर 5 हो जाते हैं। तो ये एक तरह का जो है अपना संवरक नियम का पालन कर रही है। ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या, ये भी एक प्राकृतिक संख्या, तो ये संवरक नियम का पालन कर रही है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ऋण ऑपरेशन लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 इधर 3,
तो देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो -1 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो इस कंडीशन में यह संवर्ग नियम का पालन नहीं कर रही है। तो ये संवर्ग नियम का पालन नहीं कर रही। अब जब हम लोग गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो देखिए 2 और 3, तो 2 3 6, यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। ये 5 जब आया था तो ये पालन कर रही थी, -1 आया नहीं पालन कर रही थी। गुणा में ये कर रही है, तो ये गुणा में कर रही है। तो देखिए माइनस में अगर इस तरफ बड़ी संख्या होती, इस तरफ छोटी संख्या, तब करता, लेकिन अगर इस तरफ छोटी है और इस तरफ बड़ी है तब ये माइनस में काम नहीं करता। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपनी चौथी संक्रिया लगाते हैं, यानी कि भाग। तो भाग जब इसमें दिया जाएगा, 2 में अगर 3 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ पे हमें 2/3 प्राप्त होगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये तो रहा प्राकृतिक संख्याओं का खेल। इसी तरह से संख्याओं की विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण हम लोगों ने संख्या पद्धति वाले वीडियो में कर लिया था। अभी तक आप लोगों ने अगर संख्या पद्धति का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसमें आपको संख्याओं की सारी कैटेगरी यानी कि सारा वर्गीकरण आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग लेते हैं इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक, तो पूर्णांक में ये तो एक पूर्णांक है ही, इसको चाहे माइनस में लिखें हम लोग चाहे प्लस में लिखें तो ये एक पूर्णांक तो है ही। तो इनका अगर किया जाए तो चाहे जो ऑपरेशन लगाएं वो अगर इस तरह से आ जाता है तो वही कहलाता है अपना संवर्ग नियम का पालन वो संख्याएं कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जब योग किया गया इनका तो नेचुरल नंबर आ रहा था। बेसिकली बात यही है कि जिस तरह की जिस गुण वाली संख्या इधर रखे उसी गुण वाली संख्या को अगर इधर रखकर बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाएं और अगर उसी गुण को रखने वाली एक संख्या हमें प्राप्त हो जाए तब हम कहेंगे कि वह संवर्ग नियम का पालन करती है। तो यही होता है बेसिकली संवर्ग नियम। तो उम्मीद है आपको संवर्ग नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल चर्चा बिल्कुल हर संख्याओं पे अप्लाई करके क्लास 8th में दिखाया जाता है। अब आप लोग देख लीजिए इसको, इसमें इतना ही रखा जाता है। तो अब आइए बढ़ते हैं जो अपना नेक्स्ट नियम है, दूसरा नियम, जिसे क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अपना दूसरा नियम। तो ये था पहला नियम और ये था दूसरा नियम। तो दूसरा नियम कौन सा है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, जिसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव, जिसे इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय नियम। तो अब ये क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। क्रम विनिमय नियम बेसिकली योग और गुणा पे फॉलो होता है। यानी कि अगर हम लोग a प्लस बी लिख रहे हैं तो हम लोग इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं, यानी कि क्रम को बदल सकते हैं। a में b जोड़े या b में a, तो यही अपना कहलाता है कौन सा नियम? क्रम विनिमय नियम। तो ये तो हो गई योग की बात। अब क्या ये ऋण पे फॉलो करता है? तो a माइनस बी बराबर क्या हम लोग b माइनस ए लिख सकते हैं? तो जी नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये जो ऋण वाला होता है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए अपनी नेक्स्ट, तो a इंटू बी को क्या हम लोग b इंटू ए लिख सकते हैं? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, हम लोग इसको लिख सकते हैं। बात करें तीसरा, जो अगर हम भाग लगाएं तो यहाँ पे भाग लगाते हैं a डिवाइड b, तो क्या हम इसको b डिवाइड a लिख सकते हैं? तो नहीं, ये नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग इस बीच में बराबर वाले चिन्ह को काट देते हैं। तो अब आइए बारी बारी से इनको देख भी लेते हैं कि क्या ये ऐसा संभव है। तो ले लेते हैं दो प्राकृतिक संख्याएं अपनी, वही 2 और 3। तो अगर देखिए 2 और 3 को हम लोग ऐड करते हैं तब भी 5 आएगा, या 3 और 2 को भी ऐड करेंगे तब भी 5 ही आने वाला है। तो ये हो गया पहला प्रूफ कि यदि हम 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े आएगा 5। तो ये जो दूसरा अपना नियम था इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 2 में से 3 घटाएं या 3 में से 2 घटाएं तो ये दोनों सेम बात नहीं होती। क्यों ऐसा? तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो -1 हमें यहाँ से प्राप्त होगा और यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा, और ये दोनों एक बातें नहीं है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। इसी प्रकार से बात कर लिया जाए इस वाले नियम पे, तो इसमें देखिए 2 गुणे 3 लिखे हम लोग तो कितना प्राप्त होता है? तो 2 3 6 प्राप्त होता है। और यदि 3 गुणे 2 लिखें तब भी हमें 6 प्राप्त होता है। तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 2/3 हमें प्राप्त होगा, यानी कि a की वैल्यू 2 रखा, b की वैल्यू 3, तो 2/3 प्राप्त हुआ इस तरफ, और इस तरफ
2 प्राप्त हुआ, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यही हो जाता है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम बेसिकली योग और गुणा पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, माइनस और डिवाइड पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाती है अपने क्रम विनिमय नियम की बात। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 नियम जाने, एक संवरक नियम और एक क्रम विनिमय नियम। संवरक नियम में यानी कि संख्याओं को अगर एक ही गुण को रखने वाली 2 संख्याओं के बीच ऑपरेशन लगाया जाए और जो उनका फाइनल रिजल्ट आए यानी कि जो परिमाण प्राप्त हो वह भी उसी गुण को रखने वाली संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि यह संवरक गुण का पालन कर रही है। यहाँ पे देखिए नियम शब्द यूज किया गया है, बेसिकली ये गुण होता है, संख्याओं का ऐसा गुण, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो ऐसा गुण रखती हैं कि यदि पहली संख्या बड़ी हो और दूसरी छोटी हो तो इन पे हम लोग योग का नियम लगाएं तब भी संवरक मतलब योग लगाएं तब भी ये संवरक नियम का पालन करेंगी, यानी कि संवरक गुण रखेंगी, और अगर माइनस का लगाएं तब भी रखेंगी, और यहाँ पे गुणा का लगाएं तब भी रखेंगी, और भाग का तो वो तो अगर गुणा मतलब कि ये इससे डिवाइड होती रहेगी तब रखेगी, यानी कि कुछ लिमिटेशन होती है हर संख्याओं में। तो इस तरह से ये हो जाता है अपना संवरक नियम और ये हो जाता है अपना क्रम विनिमय नियम। तो उम्मीद है अब तक की चर्चा में की गई बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आइए इसको हटाते हैं और अपने अगले नियम पे बात करते हैं। तो 2 नियमों को पढ़ने के बाद जो अपना तीसरा नियम आ जाता है, तीसरा नियम अपने पास क्या है, तो तीसरा नियम होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। अब ये साहचर्य नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये होता है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि साहचर्य नियम या साहचर्य गुण। नियम के बजाय हम लोग यहाँ पे गुण भी लिख सकते हैं, तो ये गुण होता है संख्याओं का बेसिकली। तो साहचर्य नियम क्या कहता है कि यदि a + b + c इस तरह से लिखा गया है तो हम लोग पहले b + c करके चाहे a में जोड़ दें या हम लोग a + b करके तब c में जोड़ दें, तब भी बात बराबर ही पड़ती है। तो ये हो जाता है अपना साहचर्य नियम। और इसी प्रकार से हम लोग गुणे पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a × b × c लिखा हो तो हम लोग पहले b और c का मल्टीप्लाई करके फिर a का मल्टीप्लाई कर दें, या हम लोग a और b का मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम लोग c का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये दोनों का ही पालन करती हैं संख्याएं, यानी कि इसी को कहा जाता है बेसिकली साहचर्य नियम, साथ चलने वाला नियम। यानी कि एक बार इनको साथ लिया गया, एक बार इनको साथ लिया गया। नाम से ही पता चला है, साह मतलब साथ, एक तरह साहचर्य मतलब साथ चलने वाला। तो एक बार ये दोनों साथ चले और एक बार ये दोनों, यानी कि किसी के भी साथ चले किसी के भी साथ चले, बात वही पड़ने वाली है। अब देखिए जैसे इनको अप्लाई करके देखा जाए तो क्या ये माइनस पे काम करेंगी, तो देखते हैं माइनस पे भी। तो a - b - c, तो अब चाहे तो इतना कर सकते हैं, तो जी नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो इसको हम लोगों को प्लस करना होगा तब ये बात, या ऐसे देखिए a - b - c, तो ये दोनों एक बातें नहीं होती हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। a b c, यहाँ पे अगर इस तरह से माइनस लगा हुआ है तो जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये क्या देता है, तो a - b + c देगा ये, और ये क्या देगा, तो ये तो बेसिकली यही रहेगा, तो a - b - c। तो ये बेसिकली हो जाता है। तो ये ऋण पर काम नहीं करता ये अपना नियम, यानी कि इस तरह से हम लोग ऋण में काम नहीं चला सकते। डिवाइड में देखते हैं तो ये a भागे b भागे c, तो इस तरह से है। और क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a डिवाइड b डिवाइड c, तो देखिए अगर इसको हम लोग अगर ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, a बटे में कितना आ जाएगा, b डिवाइड बाई c, ये इतना आएगा। या इसको भी चाहे तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि a जो है उसके बटे में b है और ये c इसके बटे में था, तो ऊपर आके इस तरह से लिखा, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो इतनी बात जानते ही होंगे कि ये बटे में होता है तो ऊपर आ जाता है, तो ये हो जाता है डिवाइड सिंपली। और इस तरफ की अगर बात करें तो ये कितना लिखा हुआ है, तो a बाई b और यहां से पूरे के बटे में c लिखा हुआ है।
तो अब इसके बटे में हम लोग 1 मान लेते हैं। जब ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये पूरी प्रॉपर्टी ऊपर अगर हम लोग ले जाते हैं, गुणे में करते हैं, तो ये बदल जाता है, यानी कि a बाई बी इसको लिखते हैं और इनटू में इसको हम लोग 1 अपान सी लिखते हैं, यानी कि इसको लिखा जा सकता है क्या, तो a अपान बी सी। तो ये दोनों क्या बातें बराबर हैं, तो नहीं। तो ये नियम किस पे फॉलो करता है, ये योग पे फॉलो करता है और ये गुणा पे फॉलो करता है, और भाग और माइनस को, यानी कि भाग और माइनस को फॉलो नहीं करता है। तो शायद यहाँ पे आपको ये पॉइंट नहीं दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि इसको ऐसे ही यहीं पे लिख देते हैं, तो a ऊपर रहा और बी सी नीचे हो गया। तो ये दोनों यहाँ पे देखिए क्या आया था, ए सी अपान बी और यहाँ पे a अपान बी सी। तो यहाँ पे हम लोग भाग वाले नियम को भी नकार देते हैं, यानी कि भाग भी जो है वो अपना साहचर्य नियम का पालन नहीं करता और ऋण भी साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। बात की जाए योग और गुणा पे, तो ये दोनों साहचर्य नियम का पालन करते हैं, जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो अगर इनको आप लोग संख्याओं से देखना चाहें तो देखिए, a के बराबर हम लोग 2 लेते हैं, b बराबर हम लोग 3 लेते हैं और c बराबर लेते हैं कितना, तो c बराबर लेते हैं यहाँ पे 4। तो इस तरह से हम लोगों ने संख्याएं डिफाइन कर ली, मतलब मान लिया, सपोज कर लिया। अब उसके बाद इसमें रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 + 3 + 4, तो यहाँ पे चाहे इनको पहले जोड़ लिया जाए या 2 + 3 को पहले जोड़ लिया जाए, उसके बाद इसमें 4 जोड़ दिया जाए, तो ये बातें दोनों बराबर होती हैं या नहीं, यही हमें बेसिकली चेक करना है। तो 2 और 3 कितना हो गया, तो यहाँ पे 2 + 4 3 ये 7 हो गया, और इस तरफ से देखा जाए तो 2 3 5 + ये 4, इस तरफ से 7 में 2 जोड़ा 9 आया, और इस तरफ 5 में 4 जोड़ा ये भी 9 आया। तो ये दोनों बराबर होती है। गुणे में इसी प्रकार, तो 2 × 3 × 4, तो यहाँ पे चाहे इनका पहले गुणा कर लिया जाए और यहाँ पे 2 × 3 का पहले गुणा कर लिया जाता है और 4 का बाद में पूरे रिजल्ट में कर दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 2 × 3 चौके 12, और इस तरफ से 3 दूनी 6 × 4, तो यहाँ से 12 दूनी 24 आया, और इस तरफ से 6 चौक 24 ये भी आ गया। तो ये भी अपना 24 ही उत्तर आ जाता है। तो इस तरह से ये दोनों ही साहचर्य नियम का पालन करते हैं, योग और अंतर, और योग और गुणा, अंतर और भाग साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये हो जाता है अपना तीसरा नियम। अब आइए बढ़ते हैं अपने चौथे नियम पे। तो अब 3 नियमों को पढ़ने के बाद जो अपना चौथा नियम है, जिसे वितरण नियम कहा जाता है, तो ये होता है वितरण नियम या वितरण गुण भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा, तो इंग्लिश में इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो अब ये वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखिए वितरण जो शब्द है, वितरण शब्द ही यानी कि बांटा जाए। अब बांटा जाए जैसे ही शब्द आप लोग सुनते हैं, आप लोगों के दिल में एक आवाज आती है कि प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद ही पहले बांटा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने दुर्गा पंडाल और कई अन्य जगहों पर बार बार प्रसाद लेने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई है। एक ही बार में कई बार प्रसाद एक ही जगह पर लिया होगा। तो प्रसाद आप लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो ये वितरण नियम यानी कि बांटा जाए, तो इसमें भी हमें वही प्रसाद ही बांटना है। इस बार हम लोग बांटेंगे। तो देखिए a इंटू, यदि यहाँ पे a + b लिखा हो, यानी कि b + c लिखा जाए, अलग अलग लिया जाए, तो a का मल्टीप्लाई b + c में हो तो हमें प्रसाद बांटना है। ये रहा प्रसाद और ये रहे लोग, इनमें बांटना है हमें। तो देखिए कैसे बांटेंगे, तो a इंटू बी, एक यानी कि b को a प्रसाद मिल गया, आप हट जाइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब c को प्रसाद देंगे, तो a इंटू सी लिख दिए, ये a और b को प्रसाद मिल गया। तो यही होता है बेसिकली अपना वितरण नियम, बस सिंपल सा। जिसको प्रसाद बांटना आता है उसको वितरण नियम आता है। एक आदमी को एक ही बार प्रसाद देना है, चुपके से आके ले लेते थे आप लोग, वो आपकी बेईमानी थी। लेकिन बांटने वाला यही ध्यान रखता था कि एक आदमी को एक ही बार प्रसाद मिले। तो आप लोग वितरक हैं, तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक आदमी को एक ही बार प्रसाद मिले, 2 बार नहीं। तो अगर क्या बात की जाए ये ऋणात्मक पे, यानी कि ये दोनों
अभी तक यहाँ पे जो धन लिखा था इस पे अगर हम लोग ऋण लगा दे तब भी क्या ये नियम फॉलो करता है? तो a इंटू यदि यहाँ पे b माइनस सी लिख दिया जाए तब भी ये वितरण नियम पालन करेगा। a इंटू बी को प्रसाद मिला, इस बार यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये a इंटू सी हो जाता है। अब क्या ये गुणा पे करेगा? तो देखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग a इंटू बी इंटू सी ऐसा कर देते हैं, तो क्या ये फॉलो कर रहा है? तो जी नहीं, ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर तीन चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो इसका गुणा या तो इसमें आप करवा सकते हैं या इसमें करवा सकते हैं, दोनों में एक साथ नहीं करवा सकते। तो ये कतई हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी गुणे बी ए इस बी सी, इसको हम लोग लिखें, ओ सॉरी, तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते कि ए बी लिखें यहाँ पे और गुणे का चिन्ह लगाएं और ए सी लिखें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ए बी गुणे सी लिखा जा सकता है, यानी कि इसको बेसिकली लिखा क्या जा सकता है? तो इसे ए बी सी यानी कि ए गुणे बी गुणे सी लिखा जा सकता है। इस ब्रैकेट का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो इतना इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या डिवाइड में ये अप्लाई होगा? तो डिवाइड में भी बेसिकली ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नीचे अभी अप्लाई करके दिखाया ही गया था, वही रूल है। तो इस तरह से हो जाता है वितरण नियम। अब देख लेते हैं क्या ये संख्याओं पे कारगर होता है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से वही मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो अपना a है इसको हम लोग 2 मानते हैं, b जो है इसको 3 मानते हैं और c जो है इसको 4 मानते हुए बारी बारी से ऑपरेशन लगाते हैं। तो जब पहले वाले पे ऑपरेशन लगाएंगे यानी कि 2 इंटू यहाँ पे 3 प्लस 4, तो अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 इसको लिखें और बीच में प्लस लगाएं और 2 गुणे 4 भी लिख दें। तो नियम के हिसाब से हम लोगों ने संख्याओं को सजा दिया। अब सॉल्व करते हैं क्या दोनों बराबर आती हैं। तो देखिए 2 ऐसे ही रहा, 3 और 4 मिलकर कितने हो गए? पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, इसलिए 3 और 4 मिलकर 7 हो गए, तो ये 2 गुणे 7 इधर से आया। यहाँ पे देखते हैं तो 3 दूना 6 ये हो गया और यहाँ पे बीच में प्लस, ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया? तो ये 7 दूनी 14 हो गया और ये कितना हो गया? तो 8 6 14। तो देखिए ये पालन कर रहे हैं किस गुण का? तो ये वितरण नियम का, यानी वितरण गुण का पालन कर रहे हैं। बात करें अगर दूसरी जो अपनी यहाँ पे हमने ऋण वाला पोर्शन लिखा, तो इसको, तो अगर ऋण वाले पोर्शन पे हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए ए के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, तो ए और यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगा रहेगा और यहाँ से क्या लिखा जाएगा? 3 माइनस 4। और इस तरफ बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 लिखा जाएगा और इस तरफ लिखा जाएगा, बीच में माइनस रहेगा 2 गुणे 4। तो देखिए चिन्ह भी आना इंपॉर्टेंट है, तभी बराबर मानी जाएगी। तो देखिए पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -1 आएगा, यानी कि 2 गुणे -1, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कराने पे -2 प्राप्त हुआ। और इस तरफ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8। तो देखिए ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसका भी -2 ही प्राप्त हुआ, तो ये दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं। तो इस तरह से अपना जो वितरण गुण है संख्याओं का वो अपना सिद्ध हो जाता है। तो यानी कि ये वितरण गुण जो है बीच में यदि प्लस आ जाए और माइनस आ जाए तभी ये दोनों सम। अभी तक जो 2 नियम, पिछले जो 2 नियम बताए संवरक नियम को छोड़कर, तो वो गुणा और योग पर काम कर रहे थे, लेकिन ये योग और ऋण पर काम कर रहा है, गुणा और भाग पर काम नहीं करता है। तो उम्मीद है ये आपका जो चौथा नियम था वितरण नियम, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, यानी कि वितरण गुण संख्याओं का, तो ये यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अपना जो 5वां नियम है उस पे। तो अब जो अपना 5वां नियम है वो कौन सा है? निरसन नियम। निरसन नियम, जिसे इंग्लिश में रिपेयल प्रॉपर्टी कहा जाता है, रिपेयल प्रॉपर्टी। तो इसे इंग्लिश में रिपेयल प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि निरसन नियम होता है। तो ये निरसन नियम यानी कि रिपेयल प्रॉपर्टी जो होती है संख्याओं की, ये क्या होती है? तो देखिए जब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे, यानी कि अगर आप लोग क्लास 9 से ऊपर पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, अभी अगर निचली क्लास में पढ़ रहे हैं तो आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसमें एक चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति।
अब यूक्लिड जी किए क्या थे, तो यूक्लिड जी एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या काम किया कि जो विश्व में अलग अलग देशों में ज्यामितीय रचनाएं प्रयोग हो रही थी, ज्यामिति को सॉल्व करने के जो तरीके प्रयोग हो रहे थे, उन सभी को इकट्ठा किया, यानी कि क्रमबद्ध किया। तो जैसे किसी देश के लोग एक वृत्त की परिधि वगैरह निकाल लेते थे और लेकिन उसका आयतन नहीं निकाल पाते थे, तो एक दूसरे देश का साइंटिस्ट था, वो वृत्त का आयतन निकाल लेता था, परिधि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, उसकी जो परिधि निकालने वाला सूत्र था और इसका जो आयतन निकालने वाला सूत्र था, उन सभी को इकट्ठा करके इसी प्रकार से हर देश के अलग अलग साइंटिस्टों की जो राय थी उसको सबको इकट्ठा किया, उसमें जो त्रुटियां थी उनको सॉल्व किया और उसके बाद अपनी एक पुस्तक छाप दी। तो यूक्लिड जी ने बताया था कि उनमें, अगर जब आप लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति, तो उसमें एक उनकी अभिग्रहित है। तो वो अभिग्रहित बेसिकली कहती क्या थी, तो अभिग्रहित यही कहती थी कि बराबरों में यदि बराबर को जोड़ा जाए तो जो अपना परिणाम आता है वो भी बराबर ही होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, यानी कि बराबर यानी कि दो चीजें बराबर हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, ये दोनों बराबर हैं, पहले से बताया गया है कि ये दोनों बराबर हैं। यदि इनमें बराबर क्वांटिटी जोड़ दी जाए, यानी कि प्लस जेड और प्लस जेड कर दिया जाए, तो ये बेसिकली जो इनका रिजल्ट आएगा, यानी कि रिजल्ट क्या आया, इस वाले का x प्लस जेड आया और इस वाले का y प्लस जेड, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। ये यूक्लिड जी ने बताया था। देखिए ये तो एक सिंपल सी बात है, यानी कि दो चीजें बराबर हैं, यदि उनमें दोनों में बराबर जोड़ दिया जाए तो वो तब भी बराबर ही रहेंगी। यानी कि आपके पास 5 रुपए है, आपके दोस्त के भी पास 5 रुपए है, दोनों को 2-2 रुपए दे दिए जाए तो आप दोनों के पास अब भी पैसे बराबर ही होंगे। सिंपल बात इतनी ही थी, इसको हाई लैंग्वेज में बढ़ा चढ़ा के बताया गया था। तो ये हो जाती थी यूक्लिड जी की। लेकिन अब निल्सन नियम क्या कहता है, निल्सन नियम जस्ट उसी का अपोजिट कर देता है, उलट देता है उसको। यानी कि निल्सन नियम कहता है कि यदि x प्लस जेड वाई प्लस जेड के बराबर है, यानी कि दो संख्याओं का योग दो संख्याओं के योग के बराबर है और उनमें से कुछ कॉमन है, जैसे ये z और z ये कॉमन है, तो x और y भी आपस में बराबर होंगे। सिंपली यही कहना है अपना निल्सन नियम, यानी रिपेल प्रॉपर्टी का। तो क्या कहना है इसका, एक बार फिर से सुन लीजिए। यानी कि दो संख्याएं इस तरह से यदि लिखी जाएं, यानी कि इनमें जो कुछ कॉमन है उसको हम लोग हटा सकते। तो बेसिकली यूक्लिड जी ने इसका माइनस वाला भी एक वर्जन दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि यदि बराबरों में से बराबर को घटा दिया जाए तो जो परिणाम मिलेगा वो भी बराबर होता है। तो सिंपली उसी को निल्सन नियम कह दिया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर थे, इन दोनों में अगर z को घटा दिया जाए, यानी कि z हटा दिया जाए तो ये xy। तो इस तरह से अगर हम लोग कहीं पे देखेंगे तो हम लोग x और y अगर इस तरह से x प्लस जेड और y प्लस जेड है, यानी कि ये संख्या कॉमन है, तो कॉमन वाले पार्ट को हटाकर हम लोग सिंपली x बराबर y लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो और इधर बराबर में 5 ये भी लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग 2 हटा दें या 2 जोड़ दें और इस तरफ x जोड़ दें तो देखिए 5 वाला पार्ट हट जाएगा, x बराबर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। सिंपली बात इतनी ही थी, जिसे हम लोग निल्सन नियम कहते हैं। तो यहीं पे ये काम आता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये हो जाता है अपना 5वां नियम। उम्मीद है ये आपको निल्सन नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास 9th की यूक्लिड ज्यामिति पढ़ी है तो ये वैसे भी आपको समझ में आता ही होगा। बस जान लीजिए कि इसको निल्सन नियम या निल्सन गुण भी कहते हैं। तो अब आइए बात करते हैं अपना 6वां जो गुण है, प्रतिलोम पे। तो अब जो अपना 6ठा गुण आते हैं उनमें बेसिकली प्रतिलोम होते हैं। अब ये प्रतिलोम 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिलोम जिसे इनवर्स कहा जाता है। देखिए एक शब्द होता है इनवर्स और एक शब्द होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स माने ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स माने प्रतिलोम यानी कि उल्टा। तो इसे इंग्लिश में इनवर्स कहा जाता है। तो इनवर्स अब क्या होता है, तो देखिए इनवर्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जिसे इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है। एडिटिव इनवर्स। तो योज्य प्रतिलोम और एडिटिव इनवर्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब दूसरा होता है जो अपना वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी कहा, वो इनवर्स कहा जाता है। तो इसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन
प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये हो जाता है अपना दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सॉरी यहां पे प्रॉपर्टी नहीं, इनवर्स। तो ये दो तरह के होते हैं। तो प्रतिलोम एक होता है योज्य प्रतिलोम यानी कि जिसे एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, और दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम जिसे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स भी कहा जाता है। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो देखिए योज्य प्रतिलोम सिंपली दो ऐसी संख्याएं जिनको अगर जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल शून्य हो जाए, तब वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। यानी कि a प्लस b कर दिया जाए और इनका योगफल 0 हो जाए तो a का b योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। और b जो है a का b योज्य प्रतिलोम है और b का a भी योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। ये तो हो जाते हैं किताबी ज्ञान, यानी कि ये है एक आम जिंदगी। अब देखते हैं क्या है मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी क्या होती है कि यानी कि जैसे 4 है, इसका पूछा जाए कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम -4 होगा। अगर -5 दिया हुआ है, इसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो इसका योज्य प्रतिलोम 5 होगा। ये बराबर नहीं है, यहां पे इसका प्रतिलोम, वो भी कौन सा, योज्य, और इसका भी यही योज्य प्रतिलोम यानी कि -5 का 5। यानी कि सिंपली हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे आगे प्लस लिखा हुआ है, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो उसको माइनस में चेंज कर देना है, माइनस लिखा हुआ है तो प्लस में चेंज कर देना है। सिंपली इतनी सी बात हो जाती है। बाकी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ये होता है इसका लैंग्वेज रूप, यानी कि a और b का योगफल 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी तो a और b का योगफल यानी कि +4 और -4 को निकालेंगे तो 0 आएगा, -5 और +5 को अगर जोड़ दें हम लोग तब भी 0 आएगा। तो ये तो हो जाती है अपनी किताबी ज्ञान और ये हो जाता है रियल वैल्यू। तो सिंपली आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर कोई किसी संख्या का हमसे योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो हम लोग उस अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करके बता देंगे और निगेटिव है तो पॉजिटिव करके बता देंगे, अपना योज्य प्रतिलोम समाप्त हो जाता है। अब बात आती है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा किया जाए तो उनका जो गुणनफल है यानी कि a और b जो दो ऐसी संख्याएं हैं इनका अगर हम लोग गुणा करें तो 1 प्राप्त हो जाए। यानी कि अगर इन दोनों का गुणा किया जाए और 1 प्राप्त हो जाए तो a को b का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। और जो अपना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि b को भी a का हम लोग कह सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। b को a का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, वही गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, यहां भी कहेंगे। तो ये हो जाता है। तो अब ये तो थी आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी क्या है, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका जो है यदि हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो ये 1/2 हो जाएगा। देखिए अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 दे जाएगा क्योंकि ये कट जाएगा, तभी ऐसा होगा। यदि यहाँ पे 1/3 होता तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता वो 3 हो जाता है। सिंपली बात इतनी सी थी कि अगर वो उसके बटे में 1 लिखा हुआ है तो उसको 1 ऐसा कर देना है और ऊपर अगर 1 लिखकर या कुछ भी लिखा हो, अगर इसी में 2/3 का पूछ लेता तो हम लोग इसको 3/2 बताने में जरा सी भी देरी नहीं करते। तो यहाँ पे 2 है तो ये 3/2। इसी प्रकार से अगर इसका पूछा जाए तो ये, और इसका पूछा जाए तो ये, इसका पूछा जाए ये, इसका पूछा जाए ये, तो इस तरह से हो जाता है अपना गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाता है योज्य प्रतिलोम और ये हो जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाती है अपने प्रतिलोम यानी इनवर्स की बात। तो अब आइए अगला जो अपना नियम 7वां नियम है उस पर बात करते हैं, जिसका नाम है तत्समक नियम। तो आइए उस पर भी बात कर ली जाए, इसको पहले हटाते हैं। तो अब जो अपना 7वां है वो तत्समक नियम है, तत्समक नियम। इंग्लिश में इसे आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी।
तो ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, जिसे तत्समक नियम भी कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसे आइडेंटिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब इस पे बात करें तो ये क्या होता है, तो देखिए आइडेंटिकल यानी कि तत्समक, यानी आइडेंटिकल यानी कि एक ही, एक से कुल मिला के मतलब है। तो बेसिकली ये कहता क्या है कि यदि कोई संख्या हो x, कोई संख्या एक है, अगर हम लोग इसमें 0 जोड़ दें तो ये x ही रहेगी, ये हो जाती है इसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। और इसी का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि यदि कोई संख्या x है और हम लोग इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये एक ही रहेगी, यानी कि ये एक ही रहेगी। तो यही बेसिकली दोनों हो जाता है अपना तत्समक नियम। तो अब इसमें भी दो तरह के ये तत्समक नियम होते हैं, तो एक योज्य तत्समक और एक गुणात्मक तत्समक। तो ये बेसिकली आप लोग लिख लीजिए, योज्य तत्समक है और ये वाला जो है ये गुणात्मक तत्समक की श्रेणी में आता है, यानी कि इसमें अगर 0 से गुणा किया जाए, मतलब इसके सिंपली कहने का मतलब यही है कि यदि किसी संख्या में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो वो संख्या वही प्राप्त होगी, यानी कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या घटेगी बढ़ेगी नहीं। और गुणात्मक जो तत्समक है उसका सिंपली कहना यही है, तो ये होता है गुणात्मक तत्समक और ये होता है योज्य। तो गुणात्मक तत्समक में सिंपली 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे वही संख्या आनी चाहिए, यानी कि यदि x में 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये हो जाता है अपना 7वां नियम, तत्समक नियम। तो ये बहुत खास नियम नहीं है, तो लेकिन जानकारी होनी चाहिए तत्समक नियम की। अब एक अपना लास्ट और 8वां नियम इस वीडियो का, तो 8वां नियम क्या होता है, अनंत का नियम। अनंत का नियम, जिसे इनफाइनाइट का नियम भी कहते हैं, नियम। तो अब देखिए, अगर इनफाइनाइट में हम लोग कोई भी संख्या जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, यानी कि अगर हम लोग इनफाइनाइट में यहाँ पे कोई भी एक संख्या लिख लीजिए, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, इस तरफ अपने पास इनफाइनाइट है और इस तरफ कोई भी संख्या है, यानी कि नंबर n है। तो अगर हम लोग इनमें कोई भी ऑपरेशन लगाए तो ये इनफाइनाइट ही रहेगा, यानी कि यदि हम लोग इस अनंत में से कोई परिमित संख्या, यानी कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट हो, अगर उसको हम लोग चाहे जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे गुणा कर दें, चाहे भाग कर दें, हमें अनंत ही प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसका हम लोग यूज करते हैं बहुत ही जगह पे। जैसे अपने पास अगर यहाँ पे कोई इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट है और इसमें से अगर हम लोग -10⁻³ कर रहे हैं, या 10 की पावर इसको हम लोग और बढ़ाते हैं, कितना करते हैं 10⁻1000, तब भी ये इनफाइनाइट ही रहेगा। देखिए 10⁻1000 काफी बड़ी वैल्यू है, लेकिन क्या है कि ये इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट में से अगर हम लोग वैल्यू कोई भी घटा देते हैं तब भी ये इनफाइनाइट ही रहता है, जोड़ देंगे तब तो पहले से ही अनंत है और अनंत हो जाएगा। तो यही होता है सिंपली अपना कौन सा नियम, अनंत का नियम। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए 8 नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये जो लास्ट के 2 या 3 नियम थे, ये तो हमने भी यूट्यूब पे चेक किया, ये कहीं पे भी नहीं बताया गया था, तो इसलिए जरूरी हो गया था इस वीडियो को बनाना कि इन नियमों के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो ये जो लास्ट वाले 2 नियम थे, इन पे कोई भी वीडियो हमें यूट्यूब पे मिल नहीं रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अपने चैनल पे एक मैथ टूल नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें ये आपको वीडियो मिलेगा। तो उसमें हम लोग बेसिकली मैथ को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरह के जो नियम लगने वाले हैं मैथ में, देखिए एक तो मैथ का चैप्टर होता है जिसमें उसी कैटेगरी की सारी सवालें आती हैं, लेकिन उन सवालों को सॉल्व करने से केवल वह चैप्टर पढ़ने से काम नहीं चलता है, तो उसके लिए हमें कुछ एडिशनल जानकारियां होनी चाहिए। अब जैसे योग करना है तो योग सभी को आता है, लेकिन ये भी एक मैथ का ही टूल है कि हम लोग योग करना सीखे, गुणा करना सीखे, भाग करना सीखे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टूल पे चाहिए आप लोग उसको कमेंट कर दीजिए, अगर बनाने लायक होगा तो वीडियो उस पर जरूर बनाई जाएगी, और अगर छोटा मोटा आपका डाउट होगा तो आपको कमेंट में ही उसका जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।